हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 1 का लेक्चर 7 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। आज हमारा लेक्चर 7 है। हम 6 क्लासेस ऑलरेडी सेक्शन ए पे इन डिटेल डिलीवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा एक बैलेंस शीट का एक कंसेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट करा दिया था। अगर हम जाएंगे अपने लेक्चर 6 में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको थोड़ा सा एक हल्का सा, है ना, कह सकते हैं इसको, हल्का सा मैंने आपको एक वो दिया था, एक टेस्ट कराया था। मतलब आपको बैलेंस शीट से मैंने आपकी मुलाकात कराई थी। मैंने आपको ये बताया था बेटा, पहली बात तो बैलेंस शीट बनती है इन अकॉर्डेंस ASC 210 यूएस गैप। सॉरी, अगर आप यूएस, हम क्योंकि बेटा सीए में यूएस से पढ़ रहे हैं, आप अगर सीपीए भी करेंगे वहां भी आपको यही चीज पढ़नी है। अगर आप यूएस में बेटा बैलेंस शीट्स बनाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210 के अकॉर्डेंस में अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, बैलेंस शीट हम अपना जो बचपन से शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो यूज नहीं करते, क्योंकि इट्स अ बच्चा टर्म। ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, कॉर्पोरेट्स वगैरह में आप आ गए हो, तो वहां पे ऑब्वियसली यूएस में बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ना बोल के वो बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अपने पास्ट लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको लॉजिक बता चुका हूं कि इसको क्यों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, है ना। मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ना। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। चलिए ठीक है सर, हमको समझ में आया। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी मतलब कैसे फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है, क्योंकि बेटा इसके अंदर एसेट्स होती है, आपके उधारी होती है, आपके उधारी से और आपकी जमा पूंजी से ही तो पता चलता है आपकी औकात, है ना। औकात, है ना, असली वर्ड तो यही है बेटा। अमिताभ बच्चन की दीवार देखेंगे, उसमें आपको सही समझ में आएगा ज्यादा। चलिए, तो हमने ये सब पढ़ा। मैंने आपको बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया। आई नो बेटा, मैंने आपको बैलेंस शीट का यहाँ पे बस एक क्या कहते हैं उसको, एक लिखित रूप में फॉर्मेट दिया, लेकिन एक्चुअली में ये वाला फॉर्मेट नहीं है, इट्स जस्ट अ मेमोरेंडम टाइप। मतलब मैंने आपको बस एक ऐसी रफ में बना के दिखाया है। अगली क्लास में, है ना, अभी आप बोलोगे सर आप हर बार अगली क्लास बोलते हैं, आई नो बेटा, लेकिन जब मैं आपको प्रेजेंटेशन वाले पढ़ाऊंगा वो सिस्टम, अभी वो मेरा कंसेप्ट आया नहीं। अभी तो बेटा बस मैं एलिमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाया क्या होता है, फॉर्मेट अभी बस दिखाया। असली फॉर्मेट तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है अकॉर्डिंग टू ASC 210, है ना। और किसी कंपनी का भी दिखाऊंगा 10K फॉर्म। अभी सर ये 10K फॉर्म क्या आता है वो भी हम आके डिस्कस करेंगे। ये एक वो फॉर्म होता है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन प्रोवाइड करता है, और सारी सारी पब्लिक कंपनी जो यूएस की होती है उस फॉर्म के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। चलिए ठीक है, तो आपको मैं अगली क्लास में वो बैलेंस शीट का तो खैर मैं दिखाऊंगा। मैंने आपको बेटा एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट से मिला दिया था, है ना। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, जैसे बेटा हम वो खाते हैं। अगर आपने बेटा कभी गोभी की सब्जी खाई है, अगर हम गोभी की कोई डिश खाते हैं, तो बेटा वो गोभी की डिश तो ठीक है, वो तो डिश है, जैसे गोभी कोरमा एक डिश है। लेकिन उस गोभी कोरमा के अंदर बेटा एलिमेंट्स क्या क्या है वो तो हमें पता ही नहीं। एक बहुत बड़ा एलिमेंट बेटा पहले तो गोभी है। अच्छा, कोरमा, इसका मतलब दही डली होगी। जिस चीज में दही डल जाती है बेटा, है ना, जो चीज ज्यादा से ज्यादा दही में पकती है उसको कोरमा बोलते हैं ना। मतलब एक तो दही का एलिमेंट होगा उसके अंदर, एक गोभी का कोरमा होगा, मसाले डले होंगे, थोड़ा सा पानी, तो ये सब एलिमेंट्स है। ऐसी ही बेटा बैलेंस शीट है, वो तो एक फाइनल चीज है। फाइनल डिश प्रिपेयर होकर आ गई, मतलब एक बैलेंस शीट। लेकिन इसके अंदर मसाला, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है कौन कौन से, इसमें गोभी क्या है, दही क्या है, वही। ऐसे ही बेटा बैलेंस शीट के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको बोलते हैं जैसे लायबिलिटी। बेटा 3 ही एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बेटा आप किसी भी बैलेंस शीट को देखना, उसके अंदर 3 ही चीजें मिलेंगी आपको। एक तो एसेट्स मिलेंगी, है ना, एक बेटा आपको लायबिलिटी मिल जाएगी, और एक आपको इक्विटी दिख जाएगी। ये 3 चीजें दिखती है बेटा, तो ये 3 ही एलिमेंट्स है। अब एक एक करके बस मुझे आपको ये तीनों एलिमेंट्स पढ़ाने हैं, यही है कंसेप्ट। कह रहा हूं बेटा, ये सेक्शन है बहुत ही इजी कंसेप्ट है। पार्ट 1 का सबसे इजी बेटा मैं आपको सेक्शन यही बोलूंगा। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वही है ना बेटा, सैम फाइनेंशियल क्लासेस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट इजी हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी चैप्टर जो लास्ट वाला सेक्शन F है बेटा, जिससे सारा CMA यूएसए का बच्चा डरता है कि भैया टेक्नोलॉजी है, हम पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। बेटा आपको इतनी इन डिटेल, उतना लॉजिक से और ऐसा पढ़ाऊंगा कि बेटा आपको कहीं भी ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। एक वन ऑफ द वीडियो मेरी ब्लॉकचेन पे वैसे भी डली हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बैलेंस शीट के बेटा एलिमेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं। बेटा उसको बाद मैंने आपको बताया एक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताई। अच्छा, उसको बताने से पहले बेटा मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि बेटा यहाँ पे बताया एक सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है और एक यूजेस ऑफ फंड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको फिर बताऊं, बेटा ये बैलेंस शीट मैंने बनाई है, बैलेंस शीट मैंने बनाई है। बेटा ये कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है बेटा, आपका जोड़ा हुआ पैसा, या आपने बाहर से पैसा उठा लिया बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए। कैपिटल की अगर बेटा बिल्कुल ही देसी भाषा में मतलब इसका बताऊं, तो कैपिटल का मीनिंग ये होता है, कैपिटल का मतलब ये होता है धंधा चलाने के लिए
जो आप पैसा लेके आए हो, बस बेटा सिंपल डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो बेटा कैपिटल का मतलब ये होता है वो जमा पूंजी या वो पूंजी जो आपने धंधा स्टार्ट करने के लिए लगाई हुई है। बेटा ऑब्वियसली धंधा स्टार्ट करोगे, सोचो चाय का स्टॉल भी आपको एक बार लगाना पड़ेगा। चाय का स्टॉल भी बेटा एक धंधा ही है ना। बेटा उसको स्टार्ट लगाने के लिए थोड़ा तो पैसा उस पर भी लगाना पड़ेगा, स्टॉल लगाना पड़ेगा, है ना। या आपने कोई रेंट पे कोई जगह ली होगी, है ना, कुछ तो बेटा करना पड़ेगा। तो बेटा एक ऐसी पूंजी जो धंधा स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है उसको बेटा कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल के अलावा एक तो ये सोर्स ऑफ फंड्स हो गया बेटा, एक तो यही एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स तो कैपिटल ही है ना। और वो डिपेंड करता है बेटा, कैपिटल भी दो टाइप होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल कैपिटल। वो बेटा मैं आपको पार्ट टू में वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इन डिटेल में बेटा मुझे आपको पार्ट टू में पढ़ाना है। बहुत ज्यादा इन डिटेल में बात करेंगे, इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन बी में। चलिए, तो कैपिटल आप समझ गए, एक सोर्स ऑफ फंड तो यही हो गया, है ना। अब वो डिपेंड करता है आप घर से लेके आए वो पैसा। ऐसे बेटा आपको बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, अब आपके घर में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो आप घर से पैसा ले आएंगे। लेकिन सोचो आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया, नहीं भाई हम नहीं देंगे धंधा स्टार्ट करने के लिए, तो बेटा आप क्या करोगे, बाहर वालों से मांगोगे, है ना। बैंक के पास जाओगे, हमें पैसा दे दे, हमें धंधा स्टार्ट करना है, जैसे बिजनेस लोन भी बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स तो है, अब चाहे घर से लो या बाहर से। लेकिन बेटा एक और होता है, और बस कैपिटल से थोड़ी ना पैसा आता है बेटा, एक और भी तो है, लाइबिलिटीज। बोला मैंने अभी आपको, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कैसे हो गया सर सोर्सेस ऑफ फंड्स? अरे बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर घर वालों ने भगा दिया कि भैया हम तो पैसे नहीं देंगे, तो बेटा आप कहाँ पे जाओगे पैसा लेने? ऑब्वियसली बेटा सबसे पहले बैंक के पास जाओगे। अलग अलग बैंक से स्कीमें चालू स्टार्ट कर रखी है बेटा, बिजनेस लोन देंगे, ये लोन देंगे, वो लोन देंगे, है ना। आप पब्लिक से शेयर्स इशू करके ले सकते हो, शेयर्स तो ऐसे कैपिटल में आ जाएगा। डेट से पैसे इशू कर सकते हो बेटा। डिबेंचर आपने वर्ड सुना होगा, ज्यादातर डिबेंचर यहाँ पे यूज नहीं होता। यूएस में बेटा डिबेंचर वर्ड जो है वो इतना यूज नहीं होता, अगर यूज भी होता तो वो अनसिक्योर्ड के लिए यूज होता है। कोई नहीं बेटा, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पार्ट टू में तो इन डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड्स शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, अपने इंडिया में हम डिबेंचर्स करके यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप घर वालों से पैसा, मतलब आपके पास घर में पैसा नहीं है या आप इक्विटी इशू नहीं कर सकते, तो बेटा आप क्या करोगे, बाहर वालों से पैसा मांगोगे, उधारी पे पैसा उठाओगे। तो उधारी पे पैसा उठाओगे तो आपके पास उधार आ जाएगा। उधार को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी तो बोलते हैं। तो बेटा आपकी लाइबिलिटीज है। तो एक सोर्स ऑफ फंड तो बेटा कैपिटल, और एक मतलब टोटल, ये दोनों के दोनों बेटा क्या बनते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा, सोर्सेस ऑफ फंड्स ही तो बोलेंगे। मतलब ये जो फंड आपके पास आया है, सोचो आपके पास बेटा ये $1,00,000 आया, ये $1,00,000 आने का सोर्स क्या है? सोचो आपके धंधे में $1,00,000 पड़ा है, मैंने आपको बोला भाई तेरे धंधे में $1,00,000 पड़ा है, आया कहां से, मतलब इसका सोर्स क्या है? तो आप यही बोलोगे ना, देख भाई थोड़ा सा तो मैं अपने घर से ले आया, कैपिटल जिसको बोलते हैं, थोड़ा मैंने बाहर से उठा लिया, तो यही है भाई। अच्छा, ये जो बेटा ये जो सोर्स ऑफ फंड्स मतलब इतना उठा के ले आए, अच्छा ये जो इतना उठा के ले आए, सोचो बेटा मैं अज्यूम करता हूं इन दोनों को मिला के सोचो बेटा आपके पास $1,00,000 है। अभी बेटा सब रिकैप चल रहा है, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा एसेट्स के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप बहुत जरूरी है आज के लेक्चर को समझने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं बेटा वो रिवाइज तो करते ही नहीं है। मैंने आपको ये बोल रखा है बेटा, मेरे लेक्चर देने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने और रिवाइज कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। ठीक है, अब आप नोट्स कैसे भी बनाए, जरूरी नहीं है बेटा रजिस्टर मेंटेन करना है, आपके पास अगर कोई डिजिटल नोटपैड है उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उस पर भी बना सकते हैं, है ना। अगर आप किसी एक्सेल फॉर्मेट में बनाते हैं, किसी भी चीज में बनाते हैं, उस पर भी बनाइए, लेकिन नोट जरूर बनाइए, क्योंकि बेटा पेपर के टाइम पे आप ये मोटी मोटी किताबें खोल के नहीं बैठ सकते बेटा। पेपर के टाइम पे मोटी मोटी किताबें खोल के बैठ जाओगे तो बेटा ये बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं बेटा वो पैसे देते हैं, दूसरों से नोट्स मांगते हैं, बेटा कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखे नोट्स बेटा, बेटा वो नोट्स आप भी बना सकते हो, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी नहीं है ना। पैसे दे दोगे, लेकिन वो बेटा क्यों कर रहे हो, किसी के नोट्स वगैरह क्यों पढ़ने, आप अपने खुद नोट्स बनाओ, उसने भी तो बनाए। हाँ, चलो चलो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसके पास इतना टाइम नहीं है, नोट्स नहीं बना पा रहा, वैसे तो आपको एक बात बताओ बेटा, टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो मेरे पास स्टूडेंट्स रह भी चुके हैं, वर्किंग थे बेटा, और उन्होंने अपने नोट्स भी बनाया और क्लियर भी कराया। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, आप बेटा अगर बाहर से खरीद रहे हो चाहे वो आपका अपना पर्सनल कॉल है, लेकिन जरूर लेने बेटा, नोट जरूर बनाने। क्या है, पेपर में आप ये किताबें नहीं लेके बैठ सकते, इसमें तो बहुत ही इन डिटेल और एक्सटेंसिव वे में दिया हुआ है चीजें। तो आपके पास अगर नोट्स होंगे जिसमें कंप्राइज, जैसे कॉन्साइज वे में दे रखा है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बेटा मेरा लेक्चर भी, अगर आप नो डाउट आपके पास 2 व्यूज हैं आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा बेटा, लेक्चर का लेंथ भी तो देखिए कितना बड़ा है बेटा। पेपर के टाइम पे अभी अभी दोबारा आप चलिए 1.2 की स्पीड पे भी मैथ्स पे देख लोगे तो बेटा
कितना कर लोगे? अपना टाइम ही वेस्ट करो ना बेटा, चीजों को जल्दी से समझ लो एक ही बार में और लेक्चर्स बना लो, ठीक है। चलिए, तो सोचो बेटा अभी $1,00,000 आपने किसी तरह कैपिटल से और कुछ को आपने लायबिलिटी से जोड़ मरोड़ के $1,00,000 का जुगाड़ कर लिया। अच्छा बेटा ये तो सोर्सेस ऑफ फंड्स हो गए, मतलब ये $1,00,000 आया और मैंने आपसे पूछा सोर्सेस क्या है, तो आपने बता दिया कुछ कैपिटल से आया कुछ लायबिलिटी से, ठीक है। अब बेटा ये $1,00,000 धंधे में तो आ गया, मतलब ये धंधे में आपके पास $1,00,000 आ गया ना, तो बेटा इस $1,00,000 को धंधे में आप रखोगे कहाँ? सर ऑब्वियसली अपना करंट अकाउंट होगा हमारे बैंक में। सर ऑब्वियसली सर ये जो $1,00,000 हमने उठाया है धंधे में रखने का क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? बैंक में ही तो रखेंगे। तो बेटा बैंक आप कहाँ लगाते हो? एसेट्स में ही तो दिखाते हो। एसेट्स में बेटा बैंक ही तो दिखाते हो $1,00,000। तो बेटा क्या बैलेंस शीट मैच हो गई आपकी? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो मैंने सोर्सेस ऑफ फंड्स यूज करें, तो बेटा मैं क्या यही बोल सकता हूं जो मैंने ये पैसा उठाया है इन इन सोर्सेस से, ये जो मैंने $1,00,000 उठाया है इन दोनों सोर्सेस से, इन दोनों सोर्सेस से जो मैंने टोटल पैसा उठाया $1,00,000 वो मैंने एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। बेटा बैंक अकाउंट भी तो एक एसेट ही है, वो मैंने एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया यूजेस ऑफ फंड्स। बेटा जैसे आपके पापा सैलरी लेके आते हैं, बेटा आपके पापा सैलरी लेके आते हैं, आपके पापा की सैलरी में अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो वो तो यूज सोर्सेज ऑफ फंड्स है। मतलब आपके घर में ये जो पैसा आया, सोचो आपके पापा के अकाउंट की सैलरी एवरेज में ले रहा हूं बेटा, ठीक है, 50,000 है, सोचो महीने के 50,000 है, एवरेज मान के चल रहे। आपके पापा के पास ये 50,000 रुपए आया, अब ये आप बोलोगे सर पापा आपके पास ये जो 50,000 आया इसका सोर्स क्या है, तो आपके पापा बोलोगे देखो ना बेटा हमारे पास ये यहाँ से आया, कैपिटल मतलब मैं काम करता हूँ यहाँ से आया, तो ये तो सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, ये सैलरी से सोर्सेज ऑफ फंड। लेकिन बेटा फिर आपने उससे चीजें खरीदनी स्टार्ट कर दी, बेटा सैलरी से पैसा आया फिर घर के खर्चे दोगे, आपकी मम्मी को दोगे, है ना, आपके पापा मम्मी को दे देते हैं ना कि ये लो घर का खर्चा आप चला लीजिए, ठीक है। फिर आप उसे चीजें खरीदने लगोगे, एसेट्स खरीदोगे, हो सकता है आप कोई एसेट खरीद ले आओ, है ना, आपने कोई चीज सेव कर रखी हो, है ना, सेव कर रखी हो, तो बेटा इससे क्या होगा, मतलब वो जो आपके आपके पापा के पास पैसा आ रहा है वो जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है उसका फिर आप यूज भी तो करोगे, उस सोर्सेस ऑफ फंड्स से बेटा फिर आप उसका यूजेस ऑफ फंड्स भी तो करोगे ना। बेटा फंड आ गया लेकिन फिर उसका यूज भी तो करोगे। तो जैसे यहां से बेटा हमने सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब ये जो $1,00,000 हमने इकट्ठा करा किस किस सोर्स से, कैपिटल से या लाइबिलिटी से, फिर इस $1,00,000 को बेटा मैं कहीं यूज भी तो करूंगा। बेटा धंधे के पास $1,00,000 आ गया, अब $1,00,000 को देखता रहेगा, वाह $1,00,000 आ गया मजा आ गया, बस ऐसे देखता रहेगा? नहीं बेटा फिर उस $1,00,000 का वो यूज भी तो करेगा। क्या यूज करेगा बेटा? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, मतलब एक एसेट जनरेट हो गई, मतलब उस लाइब्रेरी मतलब उस सोर्सेज ऑफ फंड से यूजेस ऑफ फंड्स होना स्टार्ट हो गया। हाँ जी सर हो गया। अच्छा फिर $1,00,000 फिर बेटा ये उससे और भी फंड, इससे और भी यूज करेगा, इस $1,00,000 से बेटा इन्वेंटरीज खरीदना स्टार्ट करेगा और एसेट्स आ गई, है ना। फिर डेटर्स में इन्वेस्ट करेगा, बहुत चीजें करेगा बेटा, इक्विपमेंट्स खरीदना स्टार्ट कर देगा, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देगा, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद लेगा, मशीनरीज खरीद लेगा। तो आप देख रहे हो बेटा सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब लाइबिलिटीज से जो पैसा आ रहा है, मतलब ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स में से पैसा जो आ रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है यूजेस ऑफ फंड्स में, मतलब एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा इतना डिटेल में मैंने आपको ये सब बता दिया, फिर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई, बेटा समझाने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा, प्रूव करके दिखाया लाइव कि देखो बेटा ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, ये देखो ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है बेटा $1,00,000 ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है बेटा, ये देखो $1,00,000 ये पूरे के पूरे एसेट्स में कन्वर्ट हो गए। बेटा $1,00,000 आपको धंधे में मिला तो बट ऑब्वियस आपको बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतना ही पूरा अमाउंट, तो $1,00,000 यहाँ मैच हो गया। इसे ही मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं बेटा, इसे ही मैचिंग प्रिंसिपल है। खैर ये अभी तो इन डिटेल हमें बात करनी है इस पे, तो आप समझे बेटा। अब यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई है, ठीक है सर। चलिए आज की क्लास बेटा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझा दिया, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस शीट मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स क्यों होती हैं, इन डिटेल में मैंने आपको लॉजिक समझाया, ठीक है सर। आज बेटा मुझे आपको बैलेंस शीट के एलिमेंट पे और डिटेल में समझाना। बेटा पिछली क्लास में तो मैंने आपको एलिमेंट से मुलाकात करवाई, पिछली क्लास में तो बेटा सिर्फ मुलाकात करवाई है कि देखो ये रहा बेटा एसेट, ये होता बेटा लाइबिलिटीज, ये होता है कैपिटल। जैसे बेटा बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट करी थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है, ये सब बेटा हमने बेटा बचपन में पढ़ी थी। तो बेटा याद होगा हम बचपन में चार्ट पेपर, मतलब एक चार्ट होता था ना, उसमें पिक्चर्स वगैरह होती थी, ए फॉर एप्पल होता था, बी फॉर बॉल होता था। तो बेटा अभी बस मैंने आपको चार्ट में फोटो में दिखाया, ये देखो बेटा ए फॉर एप्पल,
आपको पता नहीं है रियल में एप्पल कैसा दिखता है। अभी आपको रियल में एप्पल दिखा दूंगा तो आपको पता ही नहीं, अभी बस फोटो में दिखाया, देखो बेटा एप्पल। ऐसे ही बेटा ई फॉर एलिफेंट मैंने आपको दिखाया है, ऐसे ही बेटा ई फॉर एलिफेंट मैंने आपको सिर्फ फोटो में दिखाया, आपको अभी मिलाया नहीं एलिफेंट। अभी जो एलिफेंट देखोगे ना तो डर जाओगे, बिग एलिफेंट। मतलब ये मेरा मतलब ये नहीं है अभी जब मैं आपको रियल पढ़ाऊंगा तो डर जाओगे। मतलब ऐसा होता है ना, बचपन में बच्चा सोचता है ई फॉर एलिफेंट है, अच्छा ऐसा ही होता होगा, जब रियल में देखता तो बेटा देखता अच्छा, ये तो बहुत बड़ा साइज है। अभी ऐसा ही है, अभी तो सिर्फ फोटो में दिखाया है, अभी तो सिर्फ एसेट्स एसेट्स मिलवाया है। आज बेटा रियल में आपको पिक्चर में दिखाऊंगा एसेट क्या होती है, एसेट क्या होती है बेटा। आज मैं आपको इन डिटेल एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती हैं, आज इन डिटेल हम इस पर बात करेंगे। चलिए बेटा, आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बेटा हमारा एसेट्स। एसेट्स बहुत टाइप की होती हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा शब्द है एसेट्स। अभी बेटा एसेट्स क्या होती हैं, कितनी टाइप की होती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, सब ठीक है। ये सब बेटा कहानी है, ये सब किताबी बातें हैं, ठीक है बेटा। मैं उस एसेट शब्द उसको समझाना चाहता हूँ जो सड़क पर चल रहा है। भाई सड़क पर चल रहा है, उसको मैंने रोक लिया, भाई रुकियो, एसेट बताइए क्या होता है। अब वो बता, उसको बताए, उसको समझाना क्या होता है एसेट बेटा, उसके लिए बता रहा हूं बेटा, ऐसे ही समझना पड़ेगा। एसेट क्या होता है बेटा, बचपन से हम, एक साइंस वाला भी बोलता है बेटा एसेट का मतलब ये नहीं जस्ट अ फाइनेंस वर्ड, ठीक है। ये कॉमर्स वाला, ये एक नॉन कॉमर्स वाला भी बोलता है कि हाँ ये देखो मेरी एसेट है। पिक्चर में देखा होगा ना बेटा आपने, ये आप जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल का ही काम करता है, उसका मैनेजर उसे बोलता है नहीं नहीं भाई तू मत छोड़ के जा, तू तो मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट है, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। तो क्या है ये शब्द जो एसेट, जो एक आम चाल की भाषा में भी यूज हुआ जाता है बेटा। एसेट का मतलब पता है क्या होता है, सीधी भाषा में बोलूं, एक ऐसी चीज। अब बेटा ये बहुत ही डिटेल टर्म है, एक बहुत ही डिटेल टर्म है, लेकिन अगर सीधी भाषा में बोलूं, तीन कंडीशंस दूंगा बेटा आज मैं आपको, ये किताबों में भी लिखा हुआ है, आपकी स्टडी मैथ्स में भी गिवन है, समझाऊंगा, लेकिन स्टडी मैथ्स में बच्चों को समझ नहीं आता क्या है। वो तीन कंडीशन बेटा हर जगह काम करेंगे। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ क्या ये एसेट है या नहीं, बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एसेट अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, एसेट बेटा वो चीज होती है, वो रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी चीज, कोई भी ऐसे रिसोर्स जिससे बेटा आपको बेनिफिट मिल रहा है या मिलने वाला है, समझ रहे हो बेटा। एसेट एक वो चीज होती है बेटा, कोई भी चीज हो सकती है या कोई भी रिसोर्सेज हो सकती है, जिससे बेटा आपको, अभी बेटा मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बोली आपको बेटा, बस मैं एक चलते फिरते आदमी को समझा रहा हूं, चलते फिरते आदमी को समझा रहा हूं कि बेटा एसेट्स क्या होती हैं। अभी तो पूरी मतलब बताना है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं बेटा, एसेट एक ऐसी रिसोर्स होती है जिससे आपको बेनिफिट या तो मिल रहा है, मतलब आपके पास अभी कोई चीज पड़ी है और आपको मजा आ रहा है, आपको बेनिफिट मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, अरे वाह वाह वाह। तो बेटा एक चीज मतलब उसको, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आप अभी एंजॉय कर रहे हो बेटा उसका बेनिफिट। फॉर एग्जांपल है पेटेंट्स। पेटेंट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको फ्यूचर में मिलता भी रहेगा और अभी आपको मिल भी रहा है, समझाऊंगा कैसे। और एक है बेटा जिसमें आपको अभी यहां भी मिल नहीं रहा है लेकिन मिलने वाला है, जैसे बेटा क्या, बताओ बेटा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था बेटा पहले से, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स, बट दे आर, दीज आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच यू हैवंट इंकर्ड राइट नाउ। नहीं, यू हैव इंकर्ड, यू हैव इंकर्ड, but that expenses are not accountable as expenses. It means you can't debit in profit and loss account. मतलब मैं आपको समझाता हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पी, शब्द है एक्सपेंसेस, लेकिन आप पीएनएल में डेबिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा मैंने आपको इन डिटेल समझा रखा है, मैं आपको बार बार लॉजिक नहीं समझाऊंगा, आपको वो लेक्चर्स मेरे देखने हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम पीएनएल अकाउंट में इसलिए डेबिट नहीं करते बेटा क्योंकि सीधी बात है, वो हमारे इस टर्म का खर्चा नहीं है, हमने एडवांस में कोई खर्चा पे कर रखा है। तो बेटा मैंने एडवांस में नो डाउट खर्चा पे कर दिया, मेरा पैसा तो निकल गया, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है क्या आपको उस खर्चा करके उसका बेनिफिट अभी मिल गया। नहीं बेटा, बेनिफिट तो अभी मिला ही नहीं, बेनिफिट तो अभी मिला नहीं, बेनिफिट तो हमने बस अभी एडवांस में पे करा है। फॉर एग्जांपल बेटा आप ट्यूशन फीस, मैं सोचा आपसे महीने की ले रहा हूं, अगले महीने की भी आपने मुझे बेटा एडवांस में दे दी कि सर लो बहुत पैसा है, आप एडवांस में भी ले लो, लेकिन क्या बेटा मैंने आपको अभी अगले महीने की भी ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करी, या क्या आपने मेरे से अभी भी अगले महीने की ट्यूशन सर्विस एडवांस में ले ली, नहीं ली, लेकिन आपने बस अभी खर्चा करा है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया जो आपने खर्चा करे हैं वो मैच करना चाहिए आपके बेनिफिट से, यही तो मैचिंग है। मैच नहीं कर रहा, आपने खर्चा पे कर दिया लेकिन बेनिफिट अभी नहीं लिया, तो मैच नहीं कर रहा सर, मिसमैच है, इसलिए बेटा ये एक्सपेंसेस नहीं है। ऐसे ही बेटा इसलिए वो एसेट्स में डाल दे जाते हैं, तभी एसेट, समझे बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट क्यों होती है, क्योंकि आपने खर्चा पे कर दिया लेकिन बेटा आपको आगे अभी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला,
तो बेनिफिट नहीं मिला तो आप बोलोगे सर एसेट नहीं है। अरे मैंने ये भी बोला था एसेट वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपको बेनिफिट या तो मिल रहा हो या फ्यूचर में मिलने वाला हो। इसमें बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस में बेटा आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। अरे बेटा मैंने आपने मुझे 1 महीने की सर्विस एडवांस में दे दी, इसका मतलब बेटा आप एडवांस में मतलब अगले महीने की बेटा मैं आपको सर्विसेज रेंडर करने वाला हूं। मतलब आपके पास एक बेनिफिट है ना कि सर हाँ मैंने सर को पैसा दे दिया, अब सर मेरे कब्जे में आ गए, अब सर को मुझे एडवांस में सॉरी सर को मुझे सर्विसेज पे करनी ही पड़ेगी। तो आपके पास एक फ्यूचर बेनिफिट आएगा, 100% आएगा, इसलिए वो एक एसेट है। बेहद एसेट बेटा मैंने आपको बताया, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में भी जाना है बेटा। चलिए चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बेटा एसेट देखो, बैलेंस शीट में आपने देखा होगा बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में लोग ऐसे लिख देते हैं इन्वेंट्री एसेट है ना, इन्वेंट्री लिख देते हैं, डेटर्स लिख देते हैं, इन्वेंट्री लिख देते हैं, डेटर्स लिख देते हैं, कैश लिख देते हैं। बेटा किसने उनको बोला? मुझे ये बात बताओ बेटा, मैं केस कर रहा हूं, सीधी बात बेटा। मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा। मुझे ये समझाओ तुम्हें किसने हक दिया इन्वेंट्री, डेटर, कैश, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, दुनिया भर की जो भी एसेट्स होती है बेटा, चाहे करंट हो फिक्स हो, कोई नहीं, मुझे यह समझाओ किसने हक दिया तुमको इसको इसको एसेट्स बोलने का? बेटा किसने किसने तुमको हक दिया इसको एसेट बोलने का? मैं तो ये बोल रहा हूं, लायबिलिटी है भैया, मैं तो ये बोल रहा हूं। बोलो, आप बोलो सर पागल हो गए। नहीं 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 नहीं, आप जो भी बोलो मुझे नहीं तुम्हारी सुननी, मैं तो लायबिलिटी बोलूंगा। अब आप समझाओ। नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा, मुझे तो भैया इसको बताओ, समझाओ लायबिलिटी। नहीं किस किताब में लिखा है, नहीं कहां लिखा है इधर कि ये एसेट है? आप बोल रहे हो सर क्यों नाराज हो रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। एसेट क्वालिफाई होने के लिए 3 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बेटा आप सीएमए यूएसए कर रहे हो, बेटा सीएमए यूएसए बनने के लिए आपको 3 कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको सीएमए यूएसए का टैग नहीं मिल जाएगा। सीएमए यूएसए बेटा अगर आपको बनना है, मतलब आपको अपने नाम के अगर आपको सीएमए यूएसए लगाना है, तो बेटा आपको 3 कंडीशंस यहां भी फॉलो करनी पड़ेंगी। इसको मैं बेटा आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। मतलब किसी भी चीज का टैग लगाने के लिए, जैसे बेटा आपको अपने नाम का सीएमए यूएसए लगाना है, ऐसे ही बेटा ये इन्वेंट्रीज, डेटर्स या जितनी भी कोई भी चीज यहाँ पे मुझे लिखनी है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी थिंग, उसको अपने नाम पे बेटा एसेट लगाना है। मतलब उसको बताना कि हाँ मैं एसेट हूं। बेटा बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसा आप अपने नाम के आगे सीएमए लगाना चाहते हो, ऐसी ये कुछ थिंग मैंने लिख दी जैसे इन्वेंट्री, इसको बताना मैं एसेट हूं। तो बेटा ऐसे ही इसको अगर अपने आप को बताना है एसेट, मतलब इसको अपने नाम पे एसेट का धब्बा लगाना है, तो बेटा इसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। बेटा इसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसे जैसे आपको करनी है। जैसे आपको सीएमए यूएसए के लिए बेटा पहली कंडीशन एग्जाम पास करना पड़ेगा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 पास बोथ करोगे, तब जाके बेटा वो आपको मानेंगे कि आप सीएमए यूएसए क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड बोला है। अब देखो मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको बेटा ग्रेजुएट होना पड़ेगा, दूसरा बेटा आपको कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी फुल टाइम। बेटा फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास पार्ट टाइम है तो फिर 4 साल लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। इन तीनों में से बेटा तीनों की तीनों फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बेटा आपने पार्ट वन पास नहीं करा, पार्ट 2 कर लिया, बाकी सब कंडीशन सही है, वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है आपके पास, ग्रेजुएशन भी है, नहीं तब भी आप नहीं बनोगे सीएमए यूएसए। मतलब ये है तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक भी कमी नहीं चलेगी। ऐसे ही बेटा एसेट्स के लिए भी, ये जो थिंग्स मैंने आपके सामने कोई भी लिख दूंगा, सोचो लैंड लिख दो, एग्जाम्पल के तौर में एक एसेट पकड़ के चल लेते हैं। अभी एसेट मैंने बोला नहीं, सोचो लैंड है, मैंने बोला अभी मैं नहीं मान रहा, लेकिन लैंड है, आप भी मत मानो लैंड। बेटा 3 कंडीशन, लैंड कह रहा है, अरे भाई साहब कैसे नहीं मान रहे? मैंने कहा नहीं हम नहीं मान रहे। बेटा लैंड को अपने आप को अपने नाम के आगे एसेट लगाने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, और तीनों की तीनों फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, सॉरी बेटा उसमें से अगर एक भी नहीं करी चलेगा नहीं, ऐसे ही जैसे आपका है, तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई तो बेटा नहीं, काम नहीं चलेगा। आपको तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सर बता दो तीनों की कंडीशन। बेटा पहले, अभी मैं तीनों कंडीशन लिख रहा हूं, फिर एक एक करके समझाऊंगा। पहले बेटा आप ओनर ऑफ द एसेट होने चाहिए, ओनर ऑफ एसेट होने चाहिए। मतलब जो चीज एसेट आप खरीद रहे हो, सच लैंड आपने खरीद ली, तो बेटा आप उसके ओनर होने चाहिए। अभी बात करते हैं। पहला, रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है वो बताऊंगा बेटा। तीसरा,
बेनिफिट आना चाहिए बेटा फ्यूचर से, मतलब फ्यूचर बेनिफिट या करंट बेनिफिट क्या आपको मिल रहा हो। ये 3 कंडीशंस है बेटा, कंडीशंस है ये 3 कंडीशंस बेटा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बेटा ये 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी टू क्वालिफाई एज एन एसेट। मतलब जैसे लॉ में चलता है ना बेटा, जब तक मतलब निर्दोष है जब तक वो प्रूव ना हो जाए, ऐसे ही बेटा यहां भी हम रिसोर्स शब्द का यूज करेंगे, एसेट वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक रिसोर्स को एसेट बनने के लिए 3 कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी बेटा। एक रिसोर्स को बेटा अपना, अगर रिसोर्स को जैसे आपको अपने नाम के आगे सीए में लगाना तो 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसे ही उस रिसोर्स को अगर अपने आप को एसेट बुलवाना है, एसेट का टैग लगवाना है, तो बेटा इसको भी 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो 3 कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो मैं बोलता हूं इस रिसोर्स को बेटा, एक रिसोर्स को अगर अपने आप को एसेट कहलवाना है तो बेटा उसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इट विल नॉट बी क्वालिफाइड एज एन एसेट। ठीक है, चलिए एसेट नहीं बोली जाएगी वो। चलिए 3 कंडीशंस। पहली बेटा ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा ये तो है ही बहुत बड़ी चीज। अरे आपने किसी चीज को एसेट बोला है तो बेटा आप उसके मालिक तो होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में सोचो बेटा, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो बेटा आप लेमन टर्म में यही बोलते हो ना, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है, एसेट है। आप क्यों बोलते हो? आप कैसे बोल सकते हो बेटा? आपका पड़ोसी उसको एसेट क्यों नहीं बोलता? बेटा आपकी प्रॉपर्टी सोचो आपके पापा के नाम पे है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, तो बेटा आप लोग उसको अपनी एसेट एसेट क्यों बोलते हो? आपका पड़ोसी उसको एसेट क्यों नहीं बोलता? बेटा पता क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बेटा वो उसका मालिक नहीं है, आपके पापा उसके मालिक है। तो बेटा जब आपके पापा ही उसके मालिक है तो फिर आप ही तो उसको एसेट बोलोगे ना। अच्छा सर एक और तर्क दो। बेटा दूसरा बोलता हूँ, सोचो आप उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहते, एग्जाम्पल के तौर में मान लो आप कहीं और रहते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है आपने। सोचो बेटा अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो बेटा आपका पड़ोसी आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। अब बेटा वो खाली पड़ी है, क्या आपका प्रॉपर्टी, सॉरी क्या आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के उस रेंट की इनकम ले सकता है? नहीं बेटा। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बेटा वो उसका मालिक नहीं है, उसके पास राइट नहीं है टू यूज दैट प्रॉपर्टी। राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी इज वेस्टेड विद द फादर्स, है ना बेटा। इसका मतलब ये कह रहा हूं आपके पापा ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हाँ जी सर, तो आपके पापा के पास ही तो सारे प्रॉपर्टी को राइट टू यूज, राइट टू रेंट का राइट वेस्ट आपके पापा के पास ही तो है। हाँ जी सर, आपके पापा के पास है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं आपके पापा मालिक हैं तभी तो उनके पास वो राइट है। आपका पड़ोसी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, तभी बेटा वो उसको रेंट पे नहीं चढ़ा पा रहा, मतलब उससे बेनिफिट नहीं खींच पा रहा, उस प्रॉपर्टी से बेटा बेनिफिट नहीं खींच पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि अब बेटा आपके पापा उस प्रॉपर्टी के मालिक, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। हाँ जी सर, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। तो बेटा आपके पापा इसलिए प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट खींच पा रहे हैं। मतलब अगर कोई ओनर होगा तभी तो उससे बेनिफिट ले रहे, तभी इसलिए उसको एसेट बोला जाता है। आप समझे बेटा लॉजिक? आप समझे हम किसी एसेट प्रॉपर्टी को एसेट क्यों बोलते हैं चलते फिरते? अरे ये हमारी एसेट है। क्यों एसेट बोलते हो? क्योंकि बेटा आपको उससे बेनिफिट आने वाला है। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल, आपने बहुत बार ये सुना होगा, पिक्चरों में भी आपने सुना होगा, आप कहीं काम करते हैं, अगर आप एक बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर है, स्टार एम्प्लॉई है, तो आपका मैनेजर, ये आपका जो मैनेजर है ना, आपका जो इमीडिएट सुपीरियर है, बेटा अगर आप सोच रहे हो हाँ सर हम छोड़ के जा रहे हैं, आप ऐसे बोलते हो, तो बेटा वो आपको एकदम से जाने नहीं देता, कंसिडरिंग कि आप एक बहुत अच्छा स्टार एम्प्लॉई। बेटा वो क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई प्लीज मत छोड़ के जा, तू तो हमारा स्टार एम्प्लॉय है, तू तो हमारे लिए एसेट है। ऐसा सुना होगा बेटा आपने। क्यों बोलता है वो एसेट है? वो ओनर है, ओनर है बेटा, वो एक तरीके से आपको ओनर तो है नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलता? क्योंकि बेटा उस कंपनी को आपसे बेनिफिट खींच रहे हैं ना। बेटा आप एक स्टार एम्प्लॉय हो, आप हो सकते हैं कंपनी को बहुत अच्छा अपने सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो बेटा कंपनी आपकी वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट खींच पा रही है, कंपनी आपकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स खींच पा रहे हैं, इसलिए इसको एसेट बोलते हैं। क्योंकि आप समझे बेटा एसेट क्यों बोलते हैं? तो बेटा एसेट को, एक रिसोर्स को हम एसेट तभी बोलेंगे, पहला रीजन बेटा जो होना ही चाहिए, आप उस रिसोर्स के मालिक होने चाहिए। आप उस रिसोर्स के मालिक होने चाहिए बेटा। अगर आप उस रिसोर्स के मालिक नहीं हैं तो बेटा आपको हम नहीं बोलेंगे उस कंपनी का मालिक, आप उसके मालिक नहीं हो बेटा। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताता हूँ, लीज। आपने बेटा कोई प्रॉपर्टी लीज पे रख रखी है, आप उसके मालिक नहीं हो बेटा, आप उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते।
आपने बेटा ये प्रॉपर्टी पे बेटा, वैसे लीजेस पे बहुत कुछ कंसेप्ट है, वो हम जब एक लीजेस करके चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, अभी एक लीजेस करके मुझे आपको बहुत इन डिटेल में समझाना है, इसमें कुछ है चीजें जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन अभी आप ऐसा समझो बेटा, लीज एक ऐसा वन ऑफ द एग्जांपल है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। एग्जांपल बेटा, आपने एक लैंड लिया, आप अपने पापा के साथ गए, आपने कहा पापा पापा बहुत पैसा पड़ रहा है, चलो एक लैंड ले लेते हैं। आप उस लैंड को लेने गए, लेकिन बेटा आपने देखा अरे वो फ्री होल्ड लैंड नहीं है। अभी फ्री होल्ड क्या होता है? ये फ्री होल्ड बेटा एक टर्म है रियल एस्टेट में जो चलता है। फ्री होल्ड का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्री है ऑफ एनी होल्ड। और होल्ड मतलब बेटा कभी कभी किसी किसी प्रॉपर्टी मतलब वो डिस्प्यूटेड होती है, लैंड डिस्प्यूटेड होते हैं, उसमें कुछ होल्ड्स होते हैं, किसी बंदे के होल्ड्स होते हैं, पास्ट में एंसेस्ट्रल होल्ड्स होते हैं, कभी कभी तो गवर्नमेंट के होल्ड आ जाते हैं बेटा। जैसे मेट्रो के टाइम से बहुत हुआ था ऐसा, है ना, कुछ प्रॉपर्टी पे होल्ड्स डाल दिया था, तो कंपलसरी एक्विजिशन वहां पे चली थी। नो डाउट आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे पे करा जाता है, खैर छोड़िए। तो बेटा कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी पे होता है होल्ड्स होते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट होल्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे बेटा रेलवे का ऐसा बहुत हुआ था। जैसे एक बंदा ने प्रॉपर्टी खरीदी बेटा, लेकिन बाद में पता चला उसमें गवर्नमेंट का होल्ड है, किसका? रेलवे का। रेलवे का होल्ड था उस प्रॉपर्टी में बेटा, अब वो डिस्प्यूटेड हो गई प्रॉपर्टी, वो केस चल रहा है अभी भी। तो ऐसे बेटा कभी कभी हो जाती है चीजें, ठीक है। तो फ्री होल्ड बेटा हमेशा प्रॉपर्टी वो लो जो ज्यादातर फ्री होल्ड होता है, ऐसा रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बोलते हैं। चलिए खैर बेटा हम धीरे धीरे रियल एस्टेट पे जाते हैं। चलिए एक अलग ही टॉपिक है बेटा रियल एस्टेट वैल्यूएशन, इस पर मैं अपना एक अलग ही कोर्स आपको दे सकता हूँ जिसमें, लेकिन वो आपकी फील्ड में नहीं है इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं जीपीए की बात करता हूँ। ये जीपीए क्या होता है बेटा? जीपीए का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेटा जीपीए एक टर्म होता है जो रियल एस्टेट पे भी, ये भी एक टर्म है बेटा रियल एस्टेट का। ये रियल एस्टेट का भी टर्म नहीं है बेटा, ये कंपनीज में भी चलता है, कंपनीज में भी चलता है। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा बाजीगर, शाहरुख खान की मूवी है बेटा एक बाजीगर। उसमें बेटा शाहरुख खान आपने देखा होगा वो अपने फादर का एक रिवेंज लेता है ना, फादर का रिवेंज लेता है। उसके फादर ने बेटा एक कंपनी स्टार्ट करी थी, है ना, कंपनी स्टार्ट करी थी, तो वो एक अच्छा खासा फ्लरिश उनका बिजनेस था। लेकिन बाद में उनका पता नहीं कोई अब आप वो मूवी देख सकते हैं, कोई भी पता नहीं वो कोई एम्प्लॉय था या मतलब उनका कोई साथी था, पार्टनर था, या जिसको उन्होंने शरण दी बेटा, तो उनको फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी में भी उसने ज्वाइन कर लिया। तो बेटा उसके फादर ऑब्वियसली किसी बताओ टूर पे चले गए थे बाहर, तो ऑब्वियसली बेटा कंपनी जब वो टूर पे चले गए, अब कंपनी का मालिक ही बाहर चला गया, तो बेटा कंपनी चलाने के लिए बंदा तो होना चाहिए ना उनके पीछे जो चलाए। अब उनका बेटा तो बहुत छोटा था, वो चला नहीं सकता था, तो उन्होंने उस साथी को बोल दिया कि तू भाई तू कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तू एज एन एक्टिंग कंपनी का मालिक है। तो बेटा आप ऐसे बन नहीं सकते। लॉ कहता है अगर आप किसी को अपने बिहाफ पे, एक तरीके से आप ऐसा बोला, आप अपने बिहाफ पे मतलब एक एजेंट है, मतलब एक एजेंट है, मतलब मैं अभी इस बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, काम नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा, बिजनेस का धंधा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपनी तरफ से किसी को एजेंट बना दी कि ये मेरे बिहाफ पे काम करेगा। मतलब अगर अगर इसने अपने साइन कर दी तो ये माना जाएगा कि मैंने साइन करे, ठीक है बेटा। तो लॉ कहता है आप ऐसे ही मुंह से नहीं बोल सकते, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब बेटा आप एक अटॉर्नी बनाते हो अपने नाम पे, और उस अटॉर्नी को बेटा कुछ पावर्स देते हो। ये आप पे डिपेंड करता है बेटा आप क्या क्या पावर्स दोगे। कुछ बेटा फुल जीपीए भी होता है, फुल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, रेवोकेबल जीपीएस होती है, बहुत टर्म्स होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये बाजीगर मूवी अगर आपने देखे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बेटा उसमें बाद में क्या हुआ था बेटा, उसने उसको अटॉर्नी दे दी, सारी पावर देती कि तू प्रॉपर्टी ये सारे अग्रीमेंट्स वगैरह कर सकता है धंधे में, मतलब जो भी कंपनी के मालिक के राइट्स होते, जो पावर्स होती है, वो उसको उसने दे दिया बेटा। बेटा वो उसकी मीटिंग खत्म हुई, वो मीटिंग करके वापस आया, तो बेटा उसको पता चला उसको ही आउट कर दिया उसने। बेटा उसने कंपनी अपने नाम पे कर दी सारी की सारी। जिस बंदे को उसने अपने दी थी बेटा पावर ऑफ टॉर्न, उस बंदे ने क्या करा बेटा, सारी की सारी कंपनी अपने नाम पे कर दी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दी? अरे उसको उसने सारी पावर दी थी ना अपनी, तो बेटा वो कंपनी का मालिक है, तो कंपनी का मालिक है, तो बेटा उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी एसेट्स अपने नाम पे कर दी, और उस ओरिजिनल कंपनी के मालिक को बेटा गेट आउट कर दिया। और बेटा बाद में देखना उसकी उसकी हालत बिल्कुल ही ऐसी हो गई नेक्स्ट लेवल बेटा, आप क्या बोले, आप देख सकते हैं उस मूवी को। तो बेटा उसका उसने बदला लिया था शाहरुख खान ने फिर उस मूवी में, तो उसने भी ऐसे ही कहा था, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले ली थी, आप देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे यही कंसेप्ट है। अब मैं आपको बेटा समझा रहा हूँ बेटा, क्यों मैं आपको इतनी लंबी स्टोरी समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए, है ना। एसेट की डेफिनेशन मैंने जब आपको बेटा बोली थी, तो इसका मतलब ये है 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी रिसोर्स, मैंने आपको बोला बेटा कोई भी रिसोर्स, अभी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं रिसोर्स का, अभी उस रिसोर्स को हम एसेट बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप हो राहुल, तो बेटा राहुल को अभी सीए में बोलना हमने स्टार्ट नहीं करा है, सीए में बनने के लिए उसको
एलिजिबिलिटीज पूरी करने पड़ेंगे जो हमने डिस्कस करी। ऐसे ही रिसोर्स है, उसको अगर अपने आप को एसेट कहलवाना है, एसेट हमको अगर उसको बोलना है, तो उस रिसोर्स को 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, तो वो ये 3 कंडीशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन बेटा मैंने आपको बताई, समझा दिया, ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए। बट ऑब्वियस है बेटा, आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, आप उसके ओनर होने चाहिए ना। आप उसको बेटा बैलेंस शीट में अगर एक एसेट को लिख रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी कंपनी के एसेट है ना। ऐसे तो बेटा आपके अपने पड़ोसी एसेट लिख दो। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको समझाया ना, जैसे आपके घर पे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे है ना, तो ऐसा थोड़ी ना वो पड़ोसी भी बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो आपके नाम के, और उससे बेनिफिट भी सिर्फ आप ही को आ रहे हैं, आपके पड़ोसी को नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसी ही कंपनी उसको एसेट अपने इसलिए बोलती है क्योंकि वो तो पहली बार बैलेंस शीट पे दिखाती है। अच्छा, बैलेंस शीट पे अगर कोई एसेट दिखा रही है, वो रिसोर्स दिखा रही है, इसका मतलब वो उसके नाम पे होगी, उसी की एसेट होगी ना, ऐसा थोड़ी ना पड़ोसी की दिखा ली। तो ये हमने समझा तो ओनर ऑफ द एसेट का कंसेप्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला बेटा दूसरी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो एलिजिबिलिटी है, इस पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस इसी वाले ट्रांजैक्शन पे बनते हैं, सॉरी इसी वाले पॉइंट पे बनते हैं। वो है रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। बेटा कंफ्यूज मत होना, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, मतलब आपका कुछ ना कुछ खर्च होना चाहिए इस एसेट को खरीदने के लिए। तीनों में से एक कंडीशन भी मैं कह रहा हूं पूरी नहीं हुई, तो वो रिसोर्स अपने आप को एसेट नहीं कहला सकती। आपको तीनों की तीनों कंडीशन पूरी करेंगे। वो बेटा अभी कंसेप्ट समझे बेटा, इतना डिटेल एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे हमारा एसेट खत्म होता है। अब आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम एक रिसोर्स है उसको एसेट क्यों बोलते हैं? एक रिसोर्स है उसको एसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा वो आप उसके ओनर हो, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि आप बेटा प्रोडक्शन कर रहे हो उससे, और रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, आपने मशीनरी खरीदी होगी बेटा, आपने उससे खर्चा करा होगा, तो तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है। इसलिए हम प्लांट एंड मशीनरीज को अपनी एसेट में दिखाते हैं, मतलब एक रिसोर्स को हम एसेट का टैग लगा देते हैं। आई होप बेटा आपको मैंने एक बहुत इन डिटेल एनालिसिस इस पे आपको दिया है। तो बेटा आज हम अपना एसेट यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल स्टार्ट करूंगा, उसमें भी कंडीशंस है। कैपिटल में तो कोई कंडीशन है ही नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। लाइबिलिटीज में भी सेम एसेट्स वाली कंडीशन है, बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।